वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसने ये बोला था कि एक बॉक्स में 7 ब्लू सॉक्स और 5 रेड सॉक्स हैं हमारे पास, तो हमें नंबर ऑफ वेज बताना था। लेकिन कल मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दी, और वो मैंने इसलिए बताई थी कि आपको मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट पेपर होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहे तो हमें कैसा करना है। लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि हमें इसको कैसे करना है। अब इसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, सीधा पूछा, तो बस कुछ नहीं करना, ये इतना फ़र्क था। देखो फर्स्ट में तो इसने पूछा था दे कैन बी ऑफ एनी कलर, वो किसी भी कलर की हो सकती हैं, तो इसका मतलब या तो वो ब्लू होगी या वो रेड होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी या तो वो रेड होगी या फिर वो ब्लू होगी, तो ये बन गई थी। दूसरे में पूछा था सेम कलर की, या तो दोनों ब्लू या दोनों रेड। तो देखिए ये मैंने आपको बताई थी, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ये प्रोबेबिलिटी हम आएंगे तो डिवाइड कर देंगे, टोटल कितनी थी 12C2 से, ठीक है। अदरवाइज अब इसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी तो ये वाली चीज़ नहीं आएगी, सीधा ये आ जाएगा 7C2 प्लस 5C2। इसको जब सोल्व करेंगे तो 31 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जब पूछे तो टोटल में से इसको 12C2 हमें कर देना है, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। दूसरा देखो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको PDF जो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसके दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी वाला भी और ये जो इसने पूछा है ये वाला भी। तो यही था। तो देखो इसमें ब्लू सॉक्स, रेड सॉक्स, टोटल सॉक्स इतनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि किसी भी कलर की हो सकती हैं, तो डिफरेंट कलर की भी हो सकती हैं। सेम कलर की तो इसने पूछ ही रखा है, तो यानी कि वो ब्लू और रेड भी हो सकती है या फिर रेड और ब्लू हो सकती हैं। या तो मतलब पहले जब हम 2 सॉक्स निकालेंगे तो मान लो सबसे पहले हमारे पास निकली ब्लू, फिर निकली हमारे पास रेड। जब दूसरा आया तो दूसरे ने हमारे पास 2 सॉक्स हमें निकालने, तो रेड आई पहले, फिर आई ब्लू, और दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 35 प्लस 35 यानी कि 70 वेज आ जाएगा, ठीक है। सेम सेकंड में ऐसे करना है। और ये पूछ लेता प्रोबेबिलिटी, तो 70 आउट ऑफ क्या कर लेते 12C2, ये हमारा हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो है। और प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास सिर्फ डिवाइड करना होता है हमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये दोनों तरीके हो गए इसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का सेकंड हमारा हो चुका है, उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, उसके बाद फिफ्थ हमने कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ XYZ इज 55 और 3 4 3 बाई 5 5 अकॉर्डिंग एज अ सीरीज ऑफ दिस इज एन AP और HP। जब हमारे पास जो सीरीज है अगर AP में है तो XYZ की वैल्यू है 55, और जब हमारे पास HP में है तो इसकी वैल्यू है 343/55। तो ऐसे दे रखी हैं। पॉइंट्स हमारे पास हैं A X Y Z और B, जो ये पॉइंट्स मतलब सीरीज गिवन है। तो हमें A और B की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो अब जब सीरीज ये AP में है तो हमारे पास जो B है वो कौन से नंबर पे है 1 2 3 4 और 5। B जो है 5th नंबर पे यानी कि 5th टर्म है। तो B5 हमारे पास क्या होता है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, B5 या A5, फिर इसको हमने नाम दे दिया A5। तो क्या होती है A प्लस 4D, और ये किसके इक्वल है हमारे पास B के इक्वल है, यानी कि 5th टर्म हमारे पास ये है। उसके बाद है D हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, D यहाँ से जब हम निकालेंगे तो B माइनस A अपॉन में 4 हमारे पास आ जाएगा। और XYZ हमारे पास कितना है 55 है, तो AP में सीरीज है तो एक मान लिया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, या हम ऐसे भी मान सकते हैं A प्लस D और A माइनस D। ये 3 भी नंबर हम ले सकते हैं AP में, और ऐसे लगातार भी हम ले सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो ये 55 के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू है, तो D की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, A और B में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है इफ़ दे आर इन HP, अगर ये HP में है यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सबको पता है कॉमन डिफरेंस उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सीरीज ये हो जाएंगी 1/A 1/X 1/Y 1/Z और 1/B। तो 1/B हमारे पास क्या हो जाएगा 1/A प्लस में 4D, जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है। तो A प्लस में 4D यानी कि ये होता है ना हमारे पास 1/X इज इक्वल टू 1/A प्लस D, जो कॉमन डिफरेंस आता है ऐसे। तो 1/B माइनस 1/A, दोबारा बता रही देखो 1/A 1/X 1/Y 1/Z और 1/B। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1/X माइनस 1/A, किसके इक्वल होता है कॉमन डिफरेंस D के इक्वल होता है। और जब हमारे पास जो B है वो क्या है 1/B जो है वो 5th टर्म है, तो यानी कि A 1/A प्लस 4D, ये इस टाइप से है। तो ये यहाँ से आ गया 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू 4D। आया समझ में कैसे किया है, तो ये हो गया A माइनस B, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
अब 1/x जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/a प्लस में d। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, a प्लस में, फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है a, और जो सेकंड टर्म होती है वो क्या होती है, a प्लस में d। तो यहाँ से 1/a 1/x, ये 1/x सेकेंड टर्म है, तो ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/a प्लस में d यही होती है। और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है, तो इसको रख दो, d की वैल्यू यहाँ पे, तो इसको रख के x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी और z की वैल्यू निकल जाएगी। इन तीनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 343/55 के इक्वल है यहाँ से। ठीक है, 343/55। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इतना आने के बाद अब ये जो वैल्यू है ना, ये इन तीनों की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी, कितनी थी, 32 × 55, 55 से 55 कैंसिल। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए बी बराबर है 7, ए 7 हो सकता है, बी 1 हो सकता है, या ए 1 हो सकता है और बी 7 हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, आया समझ में, सारा क्या करना है, जो ए पी है और जो एच पी है, एच पी हमारे पास क्या होता है, 1/a p, जो ए पी में टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल करके सीधा हमें यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस यहाँ पे लगाने हैं और वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, इज द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट चेक वेदर द सोल्यूशन इज यूनिक और इनफाइनाइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है 3, 1 2 और 3। तो अरेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम अरेंज करेंगे, कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, 0 2 1 3 1 4। यहाँ पे ये एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट है। यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एक्स हमारे पास एक्स वाई जेड, बी हमारे पास 3 5 9 ऐसे। तो अब इसका क्या निकालो, डेटरमिनेंट निकालो। डेटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा -10 नॉट इक्वल टू 0। अब जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है वो कंसेप्ट हमारा क्या है, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस a1x प्लस b1y प्लस c1z d1 d2 d3, ये 3 इक्वेशन है, इसको हम अरेंज करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया, तो ये होता है ax इज इक्वल टू बी, और यहाँ से अगर डेटरमिनेंट a नॉन जीरो है तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ से केस राइज होता है, अगर डेटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है तो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और उसके पास कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। सीधा बस कुछ नहीं करना, अगर डेटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो, तो सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेटरमिनेंट 0 है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इक्वल टू 0 का मतलब ये वैल्यू इक्वल टू 0 के आनी चाहिए, यानी कि एडजॉइंट ए निकाल लो आप, अगर डेटरमिनेंट ए 0 है और उसकी मल्टीप्लाई बी से करो और इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। अगर ये 0 आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास जो डेटरमिनेंट है वो क्या आया है, नॉन जीरो, तो वी हैव डज नॉट फाइंड एडजॉइंट ए, तो यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और यही स्टेटमेंट में हमसे पूछा था कि जो कंसिस्टेंट है तो हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है या इनफाइनाइट है। तो हमारे पास क्या ऐसा आ गया, यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कोड ऑफ दिस सर्कल, दिस एंड दिस। दो सर्कल हमारे पास गिवन है तो कॉमन कोड हमें यहाँ पे निकालनी है जिनका डायमीटर, हुज डायमीटर इज द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल, जो डायमीटर है इन सर्कल्स की कॉमन कोड है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो गिवन सर्कल इक्वेशन क्या है, एक को हमने मान लिया एस, एक को हमने मान लिया एस डैश। तो द फॉर्मूला फॉर कॉमन कोड का जो फॉर्मूला होता है क्या करने का, दो सर्कल का, तो एस माइनस एस डैश क्या होता है, बराबर है 0, ये होता है हमारे पास। तो एस माइनस एस डैश बराबर है क्या आ जाएगा, जब एस में से एस डैश को हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस का 2x, ये इससे कैंसिल और माइनस का 1 बराबर है 0। तो यही हमारे पास आ गया है, ये फॉर्मूला है कॉमन कोड निकालने का। इतना हो गया। तो द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड इज, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यानी कि -2x - 1 बराबर है 0, तो 2x + 1 क्या हो जाएगा, बराबर है 0 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद है नाउ द सर्कल मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड एस डैश टू हैव देयर कॉमन कोड एज डायमीटर। अब जो सर्कल है वो जरूर से भी जरूर कहाँ से पास होगा, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एस और एस डैश का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से ये पास होगा। हैव देयर कॉमन कोड इज डायमीटर, क्योंकि जो इनकी कॉमन कोड है वो जो है वो क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर। ठीक है, ऐसे डायमीटर है।
तो लेट द रिक्वायर्ड सर्कल इज, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल आएगा वो हमारे पास ये होगा एस डबल डैश, जो इनकी कॉमन कोड हम निकालेंगे इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू में 0। द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड एस डैश क्या हो जाएगा, एस प्लस में लैम्डा एल। इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू, कोई भी इक्वेशन सर्कल की अगर वो पास करती है इंटरसेक्शन किससे, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से वो पास करती है, तो वो इस टाइप की होती है, एस प्लस में लैम्डा एल टाइप की। तो एस हमारे पास है सर्कल और लैम्डा एल हमारे अभी निकाला था एस माइनस एस डैश जो हमने निकाला था वो, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से पुट करने के बाद इक्वल टू ये कर दिया 0, तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद दी सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ से हमने सेंटर ऑफ सर्कल निकाल दिया। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला क्या, सेंटर ऑफ सर्कल निकालने का माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, और रेडियस हमें पता है ए बाई टू का स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर माइनस में ये सी होता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर दो इस फॉर्मूले में। तो सेंटर ऑफ एस डबल डैश हमारे पास ये आ जाएगा, एज द डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2x + 1 पासिस थ्रू द सेंटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल जो है कहाँ से पास होता है, जो सेंटर का सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ से पास होता है, डायामीटर से पास होता है। तो दैट मीन्स जो 2x + 1 है वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। तो सेंटर से पास होगी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये सेंटर की पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज रख के इक्वल टू 0 कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट लैम्डा यहाँ पे पुट करेंगे तो सेंटर पॉइंट हमारे पास निकल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी कॉमन कोड, ठीक है। इसकी जो हमारे पास कॉमन कोड थी डायमीटर, वो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास इस लाइन सर्कल की अनदर सर्कल जो बनेगा उसकी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी किसकी हेल्प से, डायमीटर ऑफ अ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। ये यहाँ से हमें निकालना था। आया समझ में। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें यहाँ पे निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द डेटर्मिनेंट BC P1 CA Q1 AB R और 1 where ABC respectively are the pth qth and rth term of a harmonic progression। तो देखो अब हमारे पास A pth qth rth term हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हमारे पास गिवन है A B और C। तो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, given A B C are respectively the pth qth and rth term of a harmonic progression, that means A हमारे पास क्या हो जाएगा 1/A प्लस पी माइनस पी एच टर्म ए पी हमारे पास जब हम निकालते हैं तो ए प्लस में पी माइनस 1 इंटू में क्या होता है हमारे पास डी होता है, ठीक है। तो ए हमारे पास है पी एच टर्म, यानी कि ए पी का मतलब यहाँ पे ए हमारे पास ये गिवन है, तो इसका जो ये इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो वही हमने किया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन ए पी का रेसिप्रोकल। तो ए बराबर है, इसको कैपिटल ए मान लिया और ये कैपिटल डी, ए फर्स्ट टर्म डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस, p-1 सिमिलरली बी क्यू एच टर्म है और सी आर एथ टर्म है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे निकाल लिए हमने। वेयर ए डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कोरस्पोंडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करा, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी सी से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया ऊपर। अब 1/A 1/B 1/C, ए की वैल्यू 1/A था प्लस p-1 ये था हमारे पास, ए की वैल्यू क्या थी 1/में a प्लस में p-1 इंटू डी। अब 1/A इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी, a b और c की वैल्यू रख दी। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, r1 में से r1 माइनस a r3, मतलब इसको मल्टीप्लाई a से करके इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये बचा, और d मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया ऊपर से, तो a b c d बाहर आ गया, तो ये बचा p-1 q-1 r-1। अब हमने यहाँ पे r1 में ये ऑपरेशन लगाया, इसको हमने ऐड कर दिया ऊपर 1 1 और 1, ऊपर ये p q r 1 1 1, तो दो रो हमारे पास आइडेंटिकल, दैट मीन्स डिटरमिनेंट 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आई है, 0 आई है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। कितना इजी क्वेश्चन है, 10 नंबर में हमसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस 3/xy इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू में y की पावर 1/3। ये हमें सोल्व करनी है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने, तो सबसे पहले इसको देखते ही हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम ये वाली आइडेंटिटी लगा दें, dy/dx py इज इक्वल टू में क्यों ये लगा दें। लेकिन ये बात आपने ध्यान रखना है, y सिर्फ p के साथ होना चाहिए और यहाँ पे इसने यहाँ पे भी y दे रखा, तो इसका मतलब पहले हमें यहाँ से इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज़ द स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास होती है।
तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें, y की पावर 1/3 से थ्रू आउट मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे y की पावर 1 थी तो 1 माइनस 1/3 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू x4। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, y की पावर 2/3 को v पुट कर लिया। जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई y की पावर -1/3 dy/dx 3/2 dv/dx। तो अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे वापस से पुट कर दिया। यहाँ पे तो पुट करा dv/dx 2/3 3/2 dv/dx माइनस का 3/x इंटू में v बराबर है x की 4। अभी हो गया। अब 3/2 से थ्रू आउट इसको डिवाइड करो तो ये dy/dx माइनस का ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 2/x और v इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 4। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx, तो इसका हमारे पास 1/x²। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्या हो इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, डेरिवेटिव dx के विद रिस्पेक्ट टू। तो y की जगह हमारे पास क्या है v और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x², 2/3 बाहर x² और इंटू में 1/x²। ये 4 है इधर, ये इससे कैंसिल तो इधर बच गया x²। तो ये हमारे पास बच गया टोटल v/x² और ये आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया, v की वैल्यू रख दो y की पावर 2/3 और ये हमने रख दी एट लास्ट v की वैल्यू y की पावर 2/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं बहुत अच्छे से आपको करवा रही हूँ। कहीं पर भी कोई भी अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन में मैडम थोड़ा सा डाउट है तो आप बेझिझक यहाँ से पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक बच्चे ने मेरे को बताया था, उसको मैं थैंक यू बोल रही हूँ। बेटा थैंक यू वेरी मच, वो मैं भूल गई थी, ठीक है ना, मैं बताना भूल गई थी क्योंकि मेरे को लगा कि मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला भी और उस वाला भी। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी वाला मैंने पहले सोल्व कर लिया था, इसलिए वो बताना मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो उसके लिए थैंक यू, मैंने पिन कर दिया है वहाँ पे, तो आप बच्चे समझ जाओगे। और इसका ये जो 5 सेकेंड है उस पर मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन है मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके सॉल्यूशन उनका 2 से 3 बार करके चेक करके तभी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। तो मेरे हिसाब से किसी भी सॉल्यूशन में कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब अच्छे से कर लेना इसकी तैयारी और अच्छे से आप इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है हमारे पास, इसको हमें चेक करना है कि ये कोप्लानर है या नहीं है। तो देखो ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ये पॉइंट हमने मान लिया ए बी सी और डी, ऐसे पॉइंट मान लिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, ए बी ए सी ए डी, 3 पॉइंट्स निकालेंगे। या तो हम ऐसे करें ए बी क्रॉस ए सी निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर दें ए डी की। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो डेटरमिनेंट आएगा, मतलब ए बी क्रॉस ए सी सबको पता है कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं, डेटरमिनेंट ऑफ आई जे के, यहाँ पे ए बी की वैल्यू, यहाँ ए सी की, इसका डेटरमिनेंट निकाल के फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो ए डी के साथ। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास वो कोप्लानर बन जाएगा। तो देखो मैंने कैसे करा है, मैंने यहाँ पे प्रॉपरली बता रही हूँ कैसे करना है। लेट ओ बी, क्योंकि ये हमें रिटर्न हमारा एग्जाम हुआ था HPSC का, ठीक है ना। तो लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट, ओ हमने फिक्स पॉइंट मान लिया, तो ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो अब यहाँ से मैंने क्या निकाला, ए सी ए डी और ए बी मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ए सी कैसे निकालते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ ए, ठीक है। और यहाँ से ए डी निकालना है तो पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ डी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ ए, ये ऐसे निकलेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल ली। वैल्यूज निकालने के बाद यहाँ पे मैंने रखा ए सी डॉट ए बी डॉट ए डी, तीनों की डॉट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। आई जे के का चक्कर ही खत्म कर दिया, तो सीधा आई जे के कोफिशिएंट जो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसका डेटरमिनेंट आपने सोल्व कर लिया, डेटरमिनेंट सोल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 0 आने के बाद ये पॉइंट्स हमारे पास कैसे हो गए, कोप्लानर हो गए। तो हैंस पॉइंट्स आर क्या है, कोप्लानर। आ गया समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएबल एक्स आर 2 and 1। मीन और वेरिएंस हमारे पास दे रखा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है हमारे पास, एनपी, और वेरिएंस होता है एनपी क्यू होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट एक्स टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 हमारे पास वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2। पी हमारे पास होता है 1 - 1/q बराबर है
1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या निकालना है, ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू। तो पी एक्स ग्रेटर देन 1 पे n 4 है तो 2, 3 और 4, क्योंकि 1 हम निकाल नहीं सकते, ग्रेटर देन 1 की यहाँ पे बात करिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये होता है। तो यहाँ पे लिखो एन सी आर, एन कितना है 4, सी 2, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये होता है आर, आर की वैल्यू 2, एक बार आर की वैल्यू यहाँ पे 3 और एक बार आर की वैल्यू यहाँ पे 4। तो रख दो और रखने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/16। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल दी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं, इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो आइगन वैल्यूज पहले निकालते हैं, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर हमारे पास यहाँ से निकालेंगे। तो इसके आइगन वैल्यूज हमें पता है, देखो सीधा सीधा, वैसे तो जिसने कर रखा है मतलब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो हमें पता है ये हमारे पास है कैसी मैट्रिक्स है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो गई, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, कौन सी है, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में से एक मैट्रिक्स है। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है और इसके जो नीचे के एलिमेंट है क्या है 0, तो इसका मतलब वो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में से एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि कौन सी, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ये लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स है, तो देखो अब इसके नीचे जो एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, 0 हैं। तो इसका मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, 1, 1 और 1, 3 इसकी आइगन वैल्यू है, 1, 1 और 1, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से अभी वैसे निकालेंगे तो प्रॉपरली कैसे निकालेंगे, टू फाइंड आइगन वैल्यू डेटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई करेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यू आ जाएंगी, 1, 1, 1। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगे, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो वेयर x1, x2, x3, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा क्या आएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 है तो 0, 0 और 0, x1, x2, x3। तो हमारे पास x2 प्लस x3 बराबर है 0। x2 यहाँ से जब निकाल लूँगी x2 माइनस में x3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर x2 को 0 ले लिया तो x3 हमारे पास ये क्या आ गया 0, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x3 बचेगा, सॉरी x2 और x3 क्या आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, एक x1 ही बचा, यानी कि x1, क्योंकि ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, x1 आएगा, तो इसका मतलब x1 हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हो सकता है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर आएगा। तो यहाँ से x1 1 0 0, x2 2 0 0, 3 0 0, क्योंकि हम 1 2 3, क्योंकि x1 की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे वेरी हम करवा सकते हैं आर्बिट्रेरी, बाकी ये दोनों क्या है 0 है। पर्टिकुलर केस के लिए मैंने इसको ऐसे मान लिया। ओके, कर सकते हैं हम इसको ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x2 इज इक्वल टू माइनस x3, और x2 को मैंने यहाँ पे k ले लिया, वेयर k इज एनी रियल नंबर, तो यहाँ से भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज आल्सो ए सबस्पेस। तो हमें बताना है कि दो सबस्पेस की जो इंटरसेक्शन है वो क्या होती है, हमारे पास सबस्पेस होती है, और W1 W2 हमारे पास क्या है, सबस्पेस हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ से ये इजी है, देखो एज इट इज़ दे रखी है ये थ्योरम हमारे ग्रेजुएशन की। तो देखो ए सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ AU प्लस BV, ये 2 स्टेप टेस्ट है, 2 स्टेप टेस्ट हम इसको बोलते हैं। कैसा स्टेप है, 2 स्टेप टेस्ट सबस्पेस चेक करने के लिए। तो AU प्लस BV बिलोंग्स टू W फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू W। तो ये कंडीशन होती है, ये डेफिनेशन होती है हमारे पास। तो गिवन हमारे पास है W1 और W2 आर सबस्पेसिस ऑफ VF। प्रूव हमें करना है W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ VF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। W1 सबस्पेस है तो 0 उसके अंदर है, W2 अगर सबस्पेस गिवन है तो 0 उसके अंदर होगा, और ये इसका मतलब ये दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ से इंटरसेक्शन कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हमारे पास हो गया। नॉन एम्प्टी प्रूव करने के बाद हम ऐसे दो एलिमेंट लेंगे, UV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, और जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अगर ऐसा कर जाएगा तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्शन हमारा सबस्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो हमने एलिमेंट लिए, UV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो यहाँ से UV W1 में से आएगा,
और वी भी W1 में से, यू भी W2 में से और वी भी W, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे W1 सब स्पेस है तो ए भी फील्ड से एलिमेंट लेंगे तो इसका मतलब ये W1 में जाएगा, और W2 सब स्पेस है तो सीधा सब स्पेस की डेफिनेशन लगा दो तो ये भी जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये W1 में भी है W2 में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब दिस इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ VF। तो UV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड AB बिलोंग्स टू F, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में गया, तो हैंस दिस इज ए सब स्पेस। तो ये मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो गया, सब स्पेस। तो टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस इज आल्सो ए सब स्पेस। तो ये थ्योरम हमारे पास कैसी है, इंपॉर्टेंट है, इसको हमने करा है 2 स्टेप टेस्ट से, ठीक है, 2 स्टेप टेस्ट से इसको हमने करा है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो आज बस हम इतना ही करते हैं 30 क्वेश्चन, बाकी के जो 4 क्वेश्चन बचते हैं वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। अच्छे से इसका आप देख लेना रिव्यू, इसका जो PDF है यहाँ तक के क्वेश्चन का आज मैं आपको दे देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको यहाँ तक रीड आउट कर लेना। एक बार किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।